हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल बेसिक क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 8वीं का साइंस, जिसमें चैप्टर नंबर 13 पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रासायनिक परिवर्तन और रासायनिक बंध, केमिकल चेंजेस एंड केमिकल बॉन्डिंग। इसमें कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, जैसे कि थोड़ा याद करो, लेट्स रिकॉल में कि परिवर्तनों के वर्गीकरण की विविध पद्धतियाँ कौन सी है। दूसरा है भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर क्या है। और तीसरा है कि नीचे दिए गए परिवर्तनों का भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में वर्गीकरण करो, जैसे कच्चे आम का पकना, बर्फ का पिघलना, पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, हरे केले का पीला होना, फल के पकने पर सुगंध आना, आलू काट कर रखने पर काला होना, फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, पटाखे जलने पर आवाज़ होना, खाद्य पदार्थ खराब होने, खट्टी गंध आना, ये सब चीज़ें हैं। तो इसमें कौन सा परिवर्तन है, तो इसका आंसर देखते हुए हम आगे बढ़ेंगे स्वाध्याय पर। तो मेरा पूरा वीडियो लास्ट तक जरूर देखिएगा। अगर आप नए व्यूअर हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाइए। कमेंट बॉक्स पर अपने इंपॉर्टेंट कमेंट्स लिखिए, अपना नाम लिखिए, आप किस स्कूल से बिलोंग करते हैं, कौन सी क्लास में हैं, सारी चीज़ें लिखिए। देखिए यहाँ पर दिया है कि परिवर्तनों के वर्गीकरण की विविध पद्धतियाँ कौन सी है। तो इसमें भौतिक तथा रासायनिक दो पद्धतियाँ होती हैं। कोई भी परिवर्तन जब होता है तो उसमें भौतिक और रासायनिक होती है। भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में क्या अंतर है, तो भौतिक परिवर्तन में मूल पदार्थ के संगठन में परिवर्तन नहीं होता तथा कोई नया पदार्थ तैयार नहीं होता, जबकि रासायनिक परिवर्तन में मूल पदार्थ का संगठन बदल जाता है और उससे अलग संगठन वाला तथा निम्न गुणधर्म वाला नया पदार्थ तैयार होता है। जैसे देखिए, भौतिक परिवर्तन में बर्फ पिघलना, पानी का उबलना, नमक का पानी में घुलना, ये भौतिक परिवर्तन है। मतलब उसमें कोई, उसके संगठन में कोई परिवर्तन नहीं होता, बस कोई नया पदार्थ बन जाता है। लेकिन जो केमिकल चेंजेस होते हैं, रासायनिक परिवर्तन, वो देखो उसमें क्या होते हैं। रासायनिक परिवर्तन में जैसे कच्चे आम का पकना, अब आम पक गया तो हम वापस उसको कच्चा नहीं कर सकते, लेकिन अगर पानी पिघल गया है तो उसको हम फिर से बर्फ जमा सकते हैं। मतलब भौतिक परिवर्तन क्या होता है, वो वापस उस अवस्था में आ सकता है। पानी उबल गया है तो पानी ठंडा हो सकता है। लेकिन रासायनिक परिवर्तन में जब कोई परिवर्तन हो जाता है, उसके मूल में परिवर्तन हो जाता है, तो वो वापस वो पुनः उस स्थिति में नहीं होता। जैसे हरे केले का पीला होना, फल के पकने पर सुगंध आना, आलू कट कर रखने पर काला होना, फूला हुआ गुब्बारा फट से फूटना, पटाखे जलने पर आवाज़ होना, खट्टा पदार्थ खराब होने पर खट्टी गंध आना, या दूध का दही जमना, ये सब क्या है, ये सब रासायनिक परिवर्तन है। क्योंकि कोई दूध से दही अगर बन गया तो वो फिर से दूध नहीं बनेगा। तो ये सब चीज़ें हैं, ये सब परिवर्तन होता है। तो इस तरीके से ये आपने आंसर देख लिया। अब हम आते हैं इस चैप्टर के स्वाध्याय पर। स्वाध्याय में पहला प्रश्न दिया है यहाँ पर, स्वाध्याय में कि कोष्टक में दिए गए विकल्पों में उचित विकल्प चुनकर लिखना है, वाक्य को पूरा करना है। यहाँ पे उसके आंसर दिए हुए हैं, हमें पहचान कर इसमें बस उसको डालना है। जैसे पहला दिया है कि रासायनिक अभिक्रिया का समीकरण लिखते समय रासायनिक अभिकारक और उत्पाद के बीच निकलते हैं। तो जब भी कोई रासायनिक अभिक्रिया पूर्ण होती है तो उसमें क्या निकलता है, चलिए उसका आंसर देख लेते हैं। तो यहाँ पे निकालते हैं या लिखते हैं, तो यहाँ पर क्या लिखते हैं, तीर का निशान बनाते हैं। जैसे यहाँ पर मैं आपको एक उदाहरण दिखा देती हूँ। जब भी कोई केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रिया है, जैसे क्लोरीन का मैग्नीशियम से अभिक्रिया होती है, तो इसके बीच में ये तीर का निशान लिखते हैं। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको कंप्लीट करनी है कि क्या लिखते हैं। तो यहाँ पर तीर लिखते हैं। तो यहाँ पर देखिए, ये विकल्प में भी ये तीर दिया हुआ है, तो ये यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद लोहे में जंग लगना, ये किस प्रकार का परिवर्तन है। तो लोहे में जंग लगना धीरे धीरे परिवर्तन है। कौन सा परिवर्तन है, प्रकार का नहीं है। ये कैसे होता है, लोहे में जंग अचानक नहीं लगती, धीरे धीरे लगती है। तो ये वाला यहाँ पर फिल कर लेंगे, ये पहला वाला जो दिया हुआ है, धीरे धीरे। उसके बाद अगला दिया है कि भोज्य पदार्थ का खराब होना, यह रासायनिक परिवर्तन है। उसमें विशिष्ट, जब भी कोई भोज्य पदार्थ खराब होता है तो उसमें विशिष्ट गंध का निर्माण होता है, जिसके द्वारा हम पहचानते हैं कि ये पदार्थ खराब हुआ है या नहीं। तो यहाँ पे जो गंध दिया हुआ है, ये वाला यहाँ पर कंप्लीट कर लेंगे। उसके बाद अगला दिया है, परखनली में कैल्शियम हाइड्रोक्साइड के रंगीन विलयन को फूंकते रहने से कुछ समय बाद जो द्रव्य निकलता है वो क्या ऐसा होता है, दूधिया दूधिया होता है। ये भी ऊपर दिया हुआ है, वहाँ से हम इसको लिख लेंगे। ये देखिए, दूधिया वाला ऑप्शन यहाँ पर डाल देंगे। उसके बाद नींबू के रस में थोड़ा सा सोडा चूर्ण डालने पर कुछ समय बाद सफ़ेद कण अदृश्य होते हैं, इसलिए ये परिवर्तन कैसा परिवर्तन होगा, रासायनिक परिवर्तन होगा। यहाँ पर लिखेंगे रासायनिक, कैसा परिवर्तन लिखेंगे, रासायनिक परिवर्तन है। उसके बाद अगला दिया है कि श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन, यह है श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन क्या होती है, एक अभिकारक होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे
अभिकारक, श्वसन की क्रिया में ऑक्सीजन एक अभिकारक है। सोडियम क्लोराइड यौगिक है तो हाइड्रोजन क्लोराइड कौन सा यौगिक है? तो सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक है और हाइड्रोजन क्लोराइड सहसंयोजकीय यौगिक है। यहाँ पर देखिए सोडियम क्लोराइड ये आयनिक यौगिक और हाइड्रोजन क्लोराइड सहसंयोजकी, तो यहाँ पे लिख लेंगे सोडियम आयनिक यहाँ पे, और यहाँ पे सहसंयोजकीय, ये पूरा कर लेंगे। यहाँ पे मैंने थोड़ा सा नीचे लिख दिया है। उसके बाद दिया है कि हाइड्रोजन के अणु में प्रत्येक हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पूर्ण होते हैं। कैसे पूर्ण होते हैं? इलेक्ट्रॉन द्विक पूर्ण होता है। क्या पूर्ण होता है? द्विक। उसके बाद दो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की क्या होते हैं? दो परमाणु में इलेक्ट्रॉनों की साझेदारी होकर Cl2 अम्ल बनता है। तो यहाँ पे साझेदारी मतलब कि शेयरिंग होकर Cl2 का अणु तैयार होता है। तो इस तरीके से हमारा पहला प्रश्न हो जाता है। यहाँ पर दिया है कि शाब्दिक समीकरण लिखकर स्पष्ट करना है। पहला है श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन है। तो श्वसन यह एक रासायनिक परिवर्तन है, इसका आंसर देख लीजिए स्क्रीन पर है। जो है इसका समीकरण भी लिखना है, तो समीकरण भी दिख रहा है कि श्वसन जैविक प्रक्रिया है। इस प्रक्रिया में हम श्वसन के द्वारा हवा अंदर लेते हैं। श्वास लेते समय हवा का ऑक्सीजन का कोशिका की ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस और पानी की भाप बाहर छोड़ते हैं। कार्बन डाइऑक्साइड तथा पानी की भाप से ग्लूकोज तथा ऑक्सीजन पुनः प्राप्त नहीं कर सकते, अतः श्वसन एक रासायनिक परिवर्तन है। समीकरण क्या है? ग्लूकोज प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान जिसके ऊपर श्वसन लिखेंगे। इसके आगे हमें लिखना है, अगर आपके बुक में जगह है तो ये नीचे लिख दिया है, आप आगे भी लिख सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर मतलब पानी। उसके बाद इसी में दूसरा प्रश्न क्या दिया हुआ है कि धोने के सोडे का द्रव्य मिलाने से दुष्फेन पानी सुफेन हो जाता है। तो इसका भी आंसर आप देख रहे हैं स्क्रीन पर। दिया है कि सुफेन पानी स्वाद में खारा होता है और उसमें साबुन का झाग नहीं बनता। इसका कारण दुष्फेन पानी में कैल्शियम तथा मैग्नीशियम के क्लोराइड और सल्फेट लवण घुले होते हैं। इस दुष्फेन पानी को सुफेन बनाने के लिए उसमें धोने के सोडे का विलयन डालते हैं, जिसके कारण रासायनिक अभिक्रिया होकर कैल्शियम और मैग्नीशियम के अघुलनशील कार्बोनेट लवण के अवक्षेप तैयार होकर वे बाहर निकलते हैं। पानी में घुले हुए कैल्शियम और मैग्नीशियम के लवण कार्बोनेट लवणों के अवक्षेपों के रूप में बाहर निकलने के कारण पानी सुफेन बन जाता है। यहाँ पर ये समीकरण भी है, इस समीकरण को लिख सकते हैं जैसे कैल्शियम क्लोराइड प्लस सोडियम कार्बोनेट, तीर का निशान कैल्शियम कार्बोनेट प्लस सोडियम क्लोराइड ये प्राप्त होता है। ये तीर के आगे भी अगर आपकी जगह है तो आगे ही लिख लीजिए। उसके बाद इसी में तीसरा प्रश्न दिया है कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डालने पर चूने का पत्थर अदृश्य हो जाता है। तो चलिए इसका आंसर देख लीजिए, यहाँ पर ये भी आपको स्क्रीन पर दिख जाएगा कि तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में चूने का पत्थर डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें जलीय कैल्शियम क्लोराइड, पानी तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैस का निर्माण होता है। इस प्रकार चूने का पत्थर घुलता है और धीरे धीरे अदृश्य हो जाता है। इसका शाब्दिक समीकरण है कैल्शियम कार्बोनेट प्लस हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, ये तीर का निशान दिखा के कैल्शियम क्लोराइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस पानी ये प्राप्त हो जाएगा। उसके बाद इसी में अगला प्रश्न दिया है कि खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर बुलबुले दिखाई देते हैं। तो इसका आंसर है कि खाने के सोडे के चूर्ण पर नींबू का रस डालने पर रासायनिक अभिक्रिया होती है, जिसमें नींबू के रस के साइट्रिक अम्ल क्या करते हैं? खाने के सोडियम बाइकार्बोनेट रासायनिक घटक के साथ अभिक्रिया होकर कार्बन डाइऑक्साइड गैस के बुलबुलों के स्वरूप में तैयार होते हुए दिखाई देते हैं। इसका भी समीकरण होगा कि साइट्रिक अम्ल प्लस सोडियम कार्बोनेट मतलब साइट्रिक अम्ल यहाँ पे नींबू का रस है और क्षारक जो होता है खाने का सोडा हो गया, तो तीर का निशान लिखकर कार्बन डाइऑक्साइड मतलब CO2 प्लस सोडियम साइट्रेट ये लवण प्राप्त होगा। तो इस तरीके से ये प्रश्न का भी उत्तर आप कंप्लीट कर लेंगे। इस तरीके से हमारा ये जो है दूसरा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाता है। तीसरे प्रश्न पर आते हैं। तीसरे प्रश्न में दिया है कि जोड़ियाँ मिलानी है हमें। प्रकाश संश्लेषण की जोड़ी किसके साथ मिलेगी? तो जो है यहाँ पर देख लीजिए स्तंभ अ और ब करके हम लिख लेंगे। उसके बाद देखेंगे कि किसकी जोड़ी किसके साथ मिलती है। तो यहाँ पे प्रकाश संश्लेषण क्या होता है? यह एक प्रकार का कौन सा परिवर्तन है? तीसरे से होगा, रासायनिक परिवर्तन है, तीसरे से इसका मिलान कर देंगे। इसके बाद दिया है कि पानी में कैसा क्या होता है? तो पानी में सहसंयोजकी बंध होता है, दूसरे का चौथे के साथ मिलान कर देंगे। उसके बाद दिया है सोडियम क्लोराइड। तो सोडियम क्लोराइड जो है आयनिक यौगिक होते हैं, तो सोडियम क्लोराइड का आयनिक यौगिक के साथ मिलान कर देंगे। पानी में नमक घुलना,
पानी में नमक घुलना एक भौतिक परिवर्तन है, मैंने आपको बताया था स्टार्टिंग में वीडियो के ही। तो जो है चौथे का छठवें से मिलान कर देंगे। कार्बन, कार्बन क्या होता है? कार्बन एक ज्वलन की क्रिया का अभिकारक है, मतलब कार्बन जो है जलता है, तो ये जो है छठे का दूसरे से मिलान कर देंगे। उसके बाद फ्लोरीन, फ्लोरीन क्या होता है? फ्लोरीन ऋण आयन बनाने की प्रवृत्ति रखता है, तो ऋण ये जो है लास्ट वाले से कर देंगे। और मैग्नीशियम जो होता है ये बचता केवल एक है, मैग्नीशियम का मिलान इलेक्ट्रॉन खोने की प्रवृत्ति इसमें पाई जाती है, तो पहला ये लास्ट बचा है, इससे इसका मिलान कर देंगे। तो इस तरीके से इसको आप कंप्लीट कर लेंगे। इसके बाद हम आते हैं अपने इसी में जो है चौथे में, घटक परमाणुओं से निम्नलिखित यौगिक का निर्माण किस प्रकार होता है? यह इलेक्ट्रॉन संरूपण के रेखांकन से दर्शाओ। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं इसका आंसर एक एक करके। पहला हम सोडियम क्लोराइड ले लेते हैं। सोडियम क्लोराइड में घटक परमाणुओं का निर्माण कैसे होता है और उसकी तालिका भी बनानी है। तो यहाँ पर पहले देख लीजिए, अरे डायग्राम ये है सोडियम क्लोराइड। इसके बाद इसमें क्या है, इस तरीके से ये डायग्राम बना लेंगे। इसमें ये पॉइंट्स आपको गिनने हैं, सोडियम में कितने होते हैं, इसके बाद कैल्शियम में, क्लोरीन में कितने होते हैं। तो देखिए सोडियम का एक परमाणु 11 तथा इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2, 8, 1 है। तो यहाँ पे बीच में 2 रहेगा, फिर इसके बाद वाली लाइन में 8 रहेगा और एकदम बाहर वाली लाइन में 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा। इसके बाद सोडियम के परमाणु के वाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होता है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तीसरा पॉइंट लिखेंगे, जब सोडियम अपने यम कवच यानी शेल के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है तब इसका कवच L वाह्यतम कवच बन जाता है और इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण यह स्थायी कक्षा बन जाती है। सोडियम परमाणु के नाभिक में 11 प्रोटॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें अब 10 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। फलतः 1 प्रोटॉन अधिक होने के कारण सोडियम का धनावेशित आयन क्या करता है, निर्मित होता है। धनावेशित आयन यानी कि धनायन या केटायन जिसे भी बोलते हैं, इसका निर्माण होता है। चौथा पॉइंट है, इसके विपरीत क्लोरीन के परमाणु का इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2, 8, 7 होता है, तो इसके वाह्यतम कवच M में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं। अष्टक कवच के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। पांचवा है, सोडियम का परमाणु अपना 1 इलेक्ट्रॉन क्लोरीन के परमाणु को प्रदान करता है। छठा है, जब क्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तब क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा क्लोरीन की K, L तथा M कवचों में कुल मिलाकर 18 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। परंतु क्लोरीन के परमाणु की नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या 17 होती है, इसलिए क्लोरीन के परमाणु ऋणावेशित क्लोराइड आयन का निर्माण करते हैं। इस तरीके से ये हम पॉइंट लिख लेंगे। 7वें पॉइंट पर आते हैं। इस प्रकार सोडियम तथा क्लोरीन के परमाणुओं द्वारा 1 इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा सोडियम का धन आयन और क्लोरीन का ऋण आयन बनते हैं। और लास्ट पॉइंट है कि इन दोनों पर विपरीत आवेश होने के कारण इनके मध्य प्रबल आकर्षण बंध निर्मित होता है, जिससे बंध यहाँ पर होगा। इसके मध्य विद्युत संयोजी तथा आयनिक आबंध बनता है, जिससे सोडियम क्लोराइड अणु यौगिक का निर्माण होता है। तो इस तरीके से इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी इसका आंसर आप कर सकते हैं। तो यहाँ से यहाँ तक आप देख लीजिए। स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। आगे इसी में दिया है कि पोटेशियम फ्लोराइड, पोटेशियम फ्लोराइड का कैसे निर्माण होगा और इसमें क्या क्या चीज़ें बनेंगी। चलिए एक एक करके इसको भी देख लेते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। इसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। तो पोटेशियम फ्लोराइड के बारे में देख लीजिए कि पोटेशियम का परमाणु क्रमांक 19 है, इलेक्ट्रॉनिक स्वरूपण 2, 8, 8, 1 है। दूसरा पॉइंट है, पोटेशियम यानी के परमाणु के वाह्यतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन होते हैं। पोटेशियम के परमाणु अपने N कवच के 1 इलेक्ट्रॉन का परित्याग करता है, तब इसका N वाह्यतम कवच बन जाता है। इसका अष्टक पूर्ण होने के कारण अस्थायी कवच बन जाता है। पोटेशियम के नाभिक में 19 प्रोटॉन होते हैं, 1 इलेक्ट्रॉन त्यागने के कारण इसमें अब 18 इलेक्ट्रॉन ही बचे रहते हैं। फलतः 1 प्रोटॉन अधिक होने के कारण पोटेशियम का धनावेशित आयन निर्मित होता है। अब यहाँ पे फ्लोरीन है, मतलब फ्लोराइड है, पोटेशियम फ्लोराइड की बात हो रही है। तो फ्लोराइड क्या करता है कि परमाणु के वाह्यतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होती हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए इसे 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। इस प्रकार पोटेशियम का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन फ्लोराइड के परमाणु को देता है। दोनों क्या करते हैं, यहाँ पे ये डायग्राम आप बना लेंगे किस तरीके से किसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, ये बात आपको ध्यान देनी है। छठवां है, जब फ्लोरीन का परमाणु 1 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता है तो फ्लोरीन की K तथा L कवचों में कुल मिलाकर 10 इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं, परंतु फ्लोराइड परमाणु के नाभिक में प्रोटॉनों की संख्या न होती है, इसलिए
फ्लोरीन परमाणु ऋणावेशित फ्लोराइड आयन ऋणायन बनाते हैं। 7वां पॉइंट दिया हुआ है कि इस प्रकार पोटेशियम तथा फ्लोरीन के परमाणुओं द्वारा एक इलेक्ट्रॉन के आदान प्रदान द्वारा सोडियम का धनायन और फ्लोरीन का ऋणायन बनता है। तो लास्ट पॉइंट है पोटेशियम तथा फ्लोराइड आयनों में विपरीत आवेश होने के कारण इसके मध्य प्रबल आकर्षण बल निर्मित होता है। इसके मध्य विद्युत संयोजी तथा आयनिक बंध बनता है, जिससे पोटेशियम फ्लोराइड मतलब KF के अणु का निर्माण होता है, यौगिक का निर्माण होता है। उसके बाद यह है पानी। पानी की संरचना H2O है, तो बीच में O रहेगा और इधर इधर H की संरचना बनाएंगे। इसमें पहली कक्षा में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरी में कितने होते हैं, 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो किस तरीके से हाइड्रोजन से वो मिलकर अपनी कक्षा को स्थायी करता है, तो इसके पॉइंट्स देख लेते हैं। पहले आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। पहला पॉइंट दिया है हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक 1 है तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 होता है। उसके बाद दूसरा पॉइंट है हाइड्रोजन के परमाणु की वायतम कक्षा में K में 1 इलेक्ट्रॉन होता है। ऑक्सीजन का परमाणु क्रमांक 8 है तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 6 है। ऑक्सीजन परमाणु की वायतम कवच में 6 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त के लिए 2 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है तथा ऑक्सीजन की संयोजकता भी 2 होती है। हाइड्रोजन के अणु, चौथा पॉइंट में ऑक्सीजन परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध का निर्माण करके अपना इलेक्ट्रॉन अष्टक पूर्ण करते हैं। ऑक्सीजन का एक परमाणु 2 सहसंयोजकी बंध 2 परमाणु हाइड्रोजन परमाणु के साथ प्रत्येक के साथ एक प्रकार का बंध बनता है। इससे दोनों हाइड्रोजन के परमाणु इलेक्ट्रॉन द्विक स्थिति स्वतंत्र रूप से प्राप्त करते हैं। तो इस तरीके से ये जो है पूरा आपका आंसर हो जाएगा। इसका भी स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं। लेने के बाद इसको अपनी नोटबुक पर लिखकर एग्जाम के लिए प्रिपेयर कीजिए। इसके बाद इसी में आखिरी दिया है हाइड्रोजन क्लोराइड। हाइड्रोजन क्लोराइड के बारे में भी देख लीजिए। यहाँ पर हाइड्रोजन क्लोराइड में क्या दिया, हाइड्रोजन का परमाणु क्रमांक तथा इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 1 है, अर्थात यहाँ पर क्या है, हाइड्रोजन के परमाणु के वायतम कवच में 1 इलेक्ट्रॉन है और उसका द्विक पूर्ण होने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है, अतः हाइड्रोजन की संयोजकता भी 1 है। यहाँ पर ये भी डायग्राम आप बना लेकिन अगर आपको क्लियर नहीं हो रहा है तो आप अपनी बुक में भी इसका डायग्राम बना हुआ है, आप वहाँ से भी स्केच बना सकते हैं। दूसरा पॉइंट देखेंगे, क्लोरीन का इलेक्ट्रॉनिक संरूपण 2 8 7 है। क्लोरीन के परमाणु के वायतम कवच में 7 इलेक्ट्रॉन होते हैं तथा अष्टक स्थिति प्राप्त करने के लिए 1 इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है। तीसरा पॉइंट है, हाइड्रोजन का एक परमाणु तथा क्लोरीन का एक परमाणु एक दूसरे के साथ अपने अपनी संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी करते हैं, इसलिए हाइड्रोजन के द्विक तथा क्लोरीन का अष्टक पूर्ण होता है तथा 2 संयोजकता इलेक्ट्रॉन की साझेदारी से उसमें सहसंयोजकी बंध बनती हैं। तो इस तरीके से हम ये पूरा चैप्टर कंप्लीट कर लें। यहाँ पे एक्स्ट्रा क्वेश्चन में आप देख सकते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, स्क्रीनशॉट लेकर इसको भी लिख सकते हैं। इसके अलावा भी अगर कुछ है यहाँ पर जैसे दिया है आपके बुक में क्या दिया, आयनिक बंध और सहसंयोजकी बंध में भी आप अंतर लिख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद कुछ करो और देखो कृति तो इस साल तो रिड्यूस किया गया है, नहीं पढ़ना है, लेकिन फिर भी इसका स्क्रीनशॉट लेके आप समझ लीजिए। और ये भी दिया है, मैं एक्सप्लेन यहाँ पर नहीं करूँगी, वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आपको नहीं समझ में आया तो ज़रूर पूछिए कमेंट बॉक्स में लिखकर, मैं ज़रूर बताऊँगी। पूरा वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।